हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सी क्लासेस। नैन्सी क्लासेस में एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपर टेट की तैयारी कैसे की जाए। 120 प्लस मार्क्स आप सुपर टेट में कैसे ला सकते हैं, वो भी बिना किसी कोचिंग के, घर बैठे। घर बैठे का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना है आपको, बस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 120 प्लस मार्क्स की तैयारी आप सभी को नैन्सी क्लासेस के द्वारा कराई जाएगी। आप सभी 120 प्लस मार्क्स का सपना अपना साकार कर सकते हैं नैन्सी क्लासेस के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम की डिमांड को समझना, कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, यानी कि प्रेजेंट में एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जब शादी होने को होती है हम लोगों की, तो हम लोग सोचते हैं कि हम सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा जान लें तो बाकी का जीवन साधारण आसानी से कट जाएगा, ऐसा हमें लगता है। और यही सच भी होता है कि हम लोग जान लेते हैं तो फिर हम लोग को लगता है कि हाँ, अब हम आश्वस्त हैं कि सामने वाला परफेक्ट है और हम अपनी पूरी लाइफ बिता सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एग्ज़ाम के साथ होता है। जब आप एग्ज़ाम को अच्छे से जान लेंगे तो आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत सिंपल बन जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि जो डिमांड है आपकी प्रेजेंट में एग्ज़ाम की, उस डिमांड को समझिए कि डिमांड क्या है। ठीक, ये तो आपकी डिमांड की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर आपको 4 स्टेप बताऊंगी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप आपका होगा कि सुपर टेट के सब्जेक्ट को अच्छे से समझना। अब सब्जेक्ट को समझ के क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे। सब्जेक्ट को समझने का मतलब है कि आपके सुपर टेट के सब्जेक्ट जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। उन सब्जेक्ट में जो आपके ज़्यादा मार्क्स के हैं, पहले उनको समझना। जो आपके कम मार्क्स के हैं उनको समझना कि कौन सा हमारा कितने मार्क्स का आता है। जब आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा आपका सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, तब आपकी बुद्धि खुल जाएगी कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना देना है। इसलिए ज़रूरत है कि पहले सुपर टेट के जो सब्जेक्ट हैं उनको समझिए, क्योंकि सुपर टेट के सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको सुपर टेट के सब्जेक्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सुपर टेट के सब्जेक्ट को जानना क्यों ज़रूरी है। दूसरा आता है कि सुपर टेट के सिलेबस को समझना। सिलेबस का मतलब है कि आपके किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है। ठीक, तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका सिलेबस क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं रहता। हम लोग क्यों पढ़ें जब वो सिलेबस में ही नहीं है, जब वो हमारे एग्ज़ाम की डिमांड ही नहीं है। एग्ज़ाम ने हमें पहले से सिलेबस दे रखा है, तो हम क्यों वो चीज़ पढ़ें। हम लोग पढ़ लेते हैं और हम अपना टाइम ही ज़ाया करते हैं। कोई मतलब तो है नहीं ऐसी चीज़ों को पढ़ने का। तो ज़रूरत है कि जो सिलेबस है उसको समझा जाए। तीसरा स्टेप है आपका सॉल्व पेपर। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी की होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये की जो है आपके पास है, बस आपको समझना है उस चीज़ को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लेके रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में, कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। यही है आपकी डिमांड समझना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको समझाते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की डिमांड प्रेजेंट में ये है, तो आप उस चीज़ पर फोकस करें कि किस आपके टॉपिक से कितने तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको देखना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये चीज़ें समझनी होंगी कि आपकी डिमांड क्या है। सबसे लास्ट आता है आपका 4th नंबर पर नोट्स, कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। कई बार हम करते क्या है कि इतने ज़्यादा नोट्स बना लेते हैं लेकिन हम एग्ज़ाम टाइम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो क्या मतलब हुआ ऐसे नोट्स बनाने का कि जब हमने रिवाइज़ ही नहीं कर पाए। तो आपने नोट्स को कंसाइज रखना है। कंसाइज रखने का मतलब है नोट्स ऐसे रखिए कि आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ पाएँ। ठीक है, सजावट में इतना टाइम लगाया, इतना ज़्यादा भारी भरकम नोट्स बनाया लेकिन पढ़ नहीं पाए, कोई मतलब नहीं है आपके ना पढ़ पाने का। तो अपने नोट्स को कंसाइज रखना है और अच्छा रखना है, अट्रैक्टिव रखना है, ये सारी चीज़ें। तो नोट्स भी आपका की होते हैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी यहाँ पर। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपका सुपर टेट में आने वाले सब्जेक्ट को समझना। सब्जेक्ट आपके कितने हैं, आपको कुल मिला के यहाँ पर 10 दिखेंगे। तो ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, पहले इनको समझना कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने अंक का आ रहा है। जैसे आपका भाषा में आता है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आता है, ये आपके 40 मार्क्स का है। अब आप समझ सकते हैं कि 40 मार्क्स आपके 150 मार्क्स का तो टोटल एग्जाम ही होना है सुपर टेट का। अब आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स का तो सिर्फ हमारी भाषा आनी है,
यानी कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है आपके मार्क्स का। तो हम अपनी भाषा पर फोकस करेंगे, हम अपनी भाषा पर ध्यान देंगे, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को हम स्किप नहीं कर सकते। स्किप तो आपको किसी सब्जेक्ट को नहीं करना है, लेकिन ये 40 मार्क्स यहाँ पर ये बताएगा कि आपको इस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा मतलब सिर्फ यही है कि जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है उस पर आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना है अपना। ठीक है, यही होता है स्मार्ट स्टडी। ठीक, आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। दूसरा आता है आपका मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स भी आपका एक बड़ा अमाउंट है। 20 मार्क्स का आपका आता है गणित। ठीक, तो आपको गणित को भी टाइम देना है अच्छा खासा। ठीक है, फिर आता है आपका साइंस। अकेला साइंस आपका 10 मार्क्स का आता है। इस साइंस में आपका फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, बायोलॉजी भी होता है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, छोटे मोटे सब्जेक्ट तो है नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इतना ज़्यादा पढ़ना होता है और ये आपका 10 मार्क्स का आता है। तो आपको 10 मार्क्स की तैयारी भी अपनी उसी हिसाब से करनी है, जिसमें आपके बायोलॉजी का सेक्शन ज़्यादा आता है। विज्ञान में आप देखेंगे कि बायोलॉजी से जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जैसे एक किया करिए कि पहले बायोलॉजी को कंप्लीट किया करिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री, उसके बाद आप फिज़िक्स। मेरी स्टडी तो यही होती है कि पहले मैं बायोलॉजी को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना केमिस्ट्री को कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं अपनी फ़िज़िक्स को कंप्लीट करती हूँ। इससे होता ये है कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ लेती हूँ तो मैं आश्वस्त हो जाती हूँ कि हाँ, मेरा साइंस वाला सेक्शन तैयार हो गया है। तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है, पहले बायो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके साइंस का हो गया। नेक्स्ट आता है आपका पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन। आपने पर्यावरण अपने जो है टेट में या फिर आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पढ़ा होगा। तो आपको अपने पर्यावरण सब्जेक्ट को नया कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तब आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि पर्यावरण आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था और आपने अपने मार्क्स भी देख लिए कि पर्यावरण में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, तो आपको पर्यावरण पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप पर्यावरण को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए और पर्यावरण को अपने वीक में कम से कम 2 दिन दिया करिए। ठीक, इस तरीके से आप अपने पर्यावरण को और सामाजिक अध्ययन को टाइम दीजिए, क्योंकि ये आपका 10 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति भी आपकी 10 मार्क्स की आती हैं। अगला आता है आपका बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान आपने अपने टेट में और अपने सीटेट में पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपका बाल मनोविज्ञान पहले से तैयार होगा ऑलरेडी। अब बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि रिवाइज़ करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसे 5 सब्जेक्ट जो आपके टेट में और सीटेट में आ चुके हैं, उनको सुपर टेट में फिर से आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। कई बार होता ये है कि हम सोचते हैं कि हमने तो पहले पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे इनको पढ़ के। नहीं, ये गलती नहीं करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप 120 प्लस मार्क्स कभी नहीं ला सकते। ज़रूरी होती है कि जो आपने पहले पढ़ा है उसको फिर से रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। रिवीजन मस्ट है आपका, रिवीजन करिए। भला आप उस सब्जेक्ट को सप्ताह में 1 दिन दीजिए। जैसे बाल मनोविज्ञान है तो उसको सप्ताह में 1 दिन दीजिए। आपका पर्यावरण है तो 1 दिन दीजिए। मैथ्स है तो उसको भी टाइम, उसको तो बराबर आप टाइम दीजिए। रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स आपका प्रैक्टिस ही है। अब अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस छोड़ देंगे, उस दिन आपका मैथ्स आपसे बहुत दूर चला जाएगा। तो मैथ्स को तो छोड़ना ही नहीं है, मैथ्स को तो आपको रोज़ ही पढ़ना है। ठीक, आता है हिंदी। हिंदी को भी आप टाइम दीजिए, रिवाइज़ कीजिए चीज़ों को, तो आपकी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सोचते हैं कि हमने टेट में ये 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब हम नहीं पढ़ेंगे सुपर टेट में ये 5 सब्जेक्ट। ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। आप ये गलती ना करिए तो ही अच्छा है। सबसे बेस्ट है अपनी इन्हीं सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने का कि टेस्ट दीजिए। आप जब आप कोई अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिएगा, जैसे आप टेक्स्ट बुक से परचेज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। मैंने भी उसी से किया था और आप समझ सकते हैं कि कितना हेल्पफुल होता है टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना। 300 की आई थी, मात्र 300 की, पर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी सफलता में 50% हाथ मेरे टेस्ट सीरीज़ का ही है। 50% मेरा जो है सक्सेस मेरी टेस्ट सीरीज़ का है। तो आप जान सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना। तो आप टेस्ट दीजिए तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। चलिए, अब बहुत हो गया यहाँ की बातें। नेक्स्ट आता है आपका सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स। 30 मार्क्स का आता है ये। अब आप सोच सकते हैं कि आपका करंट अफेयर 30 मार्क्स का है तो कितना ज़रूरी है। ये तो पूरा सब्जेक्ट बन गया, इतना ज़्यादा मार्क्स का है। 30 मार्क्स का आता है तो 30 मार्क्स के हिसाब से आपको इसको टाइम देना है, इसको रेगुलरली पढ़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। आप देख रहे होंगे कि नैंसी क्लासेस पे आपको
करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। कम से कम 1 महीने का आपको 300 से 400 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इन 300 से 400 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है प्रत्येक मंथ के। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान आपके 5 मार्क्स का है। जैसे ही आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको तार्किक ज्ञान भी पढ़ना है, यानी कि रीजनिंग भी पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, इसे ही कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर आपके 5 मार्क्स का है। आप देख रहे होंगे कि 9th क्लासेस आपको कंप्यूटर की जो है 1500 प्रश्नों की सीरीज़ लाई थी, 1000 प्रश्नों की सीरीज़ लाई थी। उस 1000 प्रश्नों की सीरीज़ से आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो निकल कर आ जाएंगे। आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगला आता है आपका जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता। ये आपके 10 मार्क्स का है, काफ़ी बड़ा है क्योंकि 10 मार्क्स का है और वो एक सब्जेक्ट, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा, जीवन कौशल और प्रबंधन और योग्यता पर। ठीक, तो यहाँ हो गया कि आपको सबसे पहले अपने सुपर टेट के सब्जेक्ट्स को समझना है कि सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं। कई बार स्टूडेंट एग्जाम दे देते हैं पर उन्हें ये नहीं पता रहता कि कितने मार्क्स के हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर होती है, बस ये जान लीजिए। और जब मेरिट बनती है तो कभी कभी छूट भी जाते हैं, मेरिट में उनका नाम भी नहीं आता है। तो पहले हमें ये जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का है, बहुत ज़रूरी है ये समझना, ताकि आप उस सब्जेक्ट को उतना ही टाइम दें। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका कि सिलेबस को समझना। सुपर टेट का सिलेबस क्या है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपने 10 यहाँ पर टोटल देखे हैं, 10 करके कुछ हैं, तो इन 10 सब्जेक्ट को अपना अच्छे से समझना कि इनमें पूछा क्या जाता है, हमारा सिलेबस क्या है, इसको समझना। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से होता ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, मैंने अपने सिलेबस का इतना % कंप्लीट कर लिया, इतना % कंप्लीट कर लिया। जैसे मेरे पढ़ने का यही तरीका था कि सिलेबस मैं सबसे पहले अपने सामने रखती थी, उसके बाद मैं देखती थी कि मेरा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कौन सा रह गया है, तो मैं उसी हिसाब से फिर पढ़ाई करती थी अपनी। तो आपको भी यही करना है कि आपको सिलेबस देखना है कि क्या आपका कंप्लीट हो रहा है, क्या आपका रह रहा है, तो उसको पढ़िए। ठीक, तो सिलेबस को ज़रूर समझिए, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस को स्किप नहीं करना है। जैसे आपके पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का सिलेबस क्या है ये देखते हैं। तो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, सौरमंडल, जैवमंडल, भूगोल। भूगोल, अब यहाँ पर भूगोल में आपका वर्ल्ड वाला भी आ जाता है और आपका इंडियन वाला भी आ जाता है। ठीक, तो ये दोनों अलग नहीं है। भूगोल में आप समझिए कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, इसीलिए कह रहे हैं अपनी तैयारी को कंसाइज रखिए। ठीक, फिर आता है आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, यहाँ पर पॉलिटी पूरा सेक्शन आपका आ जाता है। हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था और चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरणीय अध्ययन, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये आता है हमारा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में। अगला होता है आपका गणित। गणित में आपका सिलेबस वही है जो आप पहले अपने CTET में या फिर अपने टेट में पढ़ चुके हैं। जैसे गणितीय क्रिया, भेदभाव, दशमलव, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ज्यामिति, लाभ हानि, फैक्टरिंग, सामान्य बीजगणित, संख्यात्मक क्षमता, आयतन, अनुपात, प्रतिशत, मिक्सचर यानी कि मिश्रण, सांख्यिकी। ये आपके गणित का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका विज्ञान यानी कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, तो उसमें आता है आपका वस्तु स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, रोशनी, ध्वनि, दैनिक जीवन में विज्ञान, मानव शरीर की संपूर्ण जानकारी, जीव, स्वास्थ्य एवं पोषण, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, धातु अधातु, क्षार एवं लवण। ये आपके साइंस का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल, जो कि आपके 10 मार्क्स का आता है। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, मुझे पता है थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये आपकी सफलता की सीढ़ियाँ हैं, इनको खुश होकर चढ़िए। जब आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को खुश होकर चढ़ेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो शिक्षण कौशल में आपका सिलेबस है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक, नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान,
जो कि आपने अपने सीटेट या टेट में पढ़ा होगा। तो यही है आपके बाल मनोविज्ञान का सिलेबस, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता आपने पढ़ी है। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीखने की आवश्यकता की पहचान, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत एवं कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ठीक। नेक्स्ट है आपका सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, जो कि आपके 30 मार्क्स का आना है। तो ये आपका बड़ा अमाउंट है, इसको आप जो है अच्छे से कवर करिए। अब आपका आता है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाओं में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय घटनाएं, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि जो आपका प्रदेश है यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं यानी कि यूपी स्पेशल से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो नैन्सी क्लासेस में आपने 1500 प्रश्नों की सीरीज देखी होगी, उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा किसी भी एग्जाम में, ठीक। तो स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। अगला है आपका सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी का मतलब है कंप्यूटर, ठीक। तो कंप्यूटर में आपका क्या क्या देखने को मिलेगा? शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण एवं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, जो आपके शिक्षण में उपयोगी ऐप्स होते हैं वो सारे, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोगी की जानकारी। आप सभी को पता है कोरोना काल में आपकी डिजिटल जो शिक्षण सामग्री है वो ज़्यादा यूज़ की गई, तो उन सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज रखना है। नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन की अभिवृत्ति, जो कि आपके 10 मार्क्स का आना है। इसमें आना है आपका व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुसरणकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार, व्यवस्था का प्रभावी उपयोग। ये आपका जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति का जो है सिलेबस हुआ। नेक्स्ट है आपका तार्किक ज्ञान, ठीक। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग आपके 5 मार्क्स का आना है। तो रीजनिंग में क्या क्या आना है? एनालॉजीज, असर्शन एवं रीजनिंग, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एवं कैलेंडर, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शन, इन्फेरेंसेस, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल्स एंड नोटेशन, वेन डायग्राम। ये आपके रीजनिंग का सिलेबस हुआ। लास्ट आता है आपका भाषा। भाषा में आपकी हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों आते हैं। क्या आते हैं? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों आपकी काउंट किए जाते हैं भाषा के अंदर। हिंदी का सिलेबस आपका वही है जो आपने टेट में पढ़ा था, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, हिंदी व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण विशेष्य वर्तनी संधि समास लिंग और आपके कारक विराम चिन्ह काल और वाच्य प्रत्यय उपसर्ग पर्यायवाची विलोम शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां एवं मुहावरे, शब्द रूप, वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना, वचन, छंद, अलंकार, रस इत्यादि, ठीक। नेक्स्ट आता है आपके इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस क्या है आपके? एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके जो है दोनों का सिलेबस था, हिंदी और आपकी संस्कृत। ये आपके दोनों का सिलेबस है, हिंदी और संस्कृत दोनों का, ठीक। अब आपका भाषा में लास्ट बचता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना है? इंग्लिश में आपको पढ़ना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि आपने देखा आपका एक कॉम्प्रिहेंशन आपके टेट में भी आया था और सीटेट में भी आया था, तो यहाँ सुपर टेट में भी एक कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है जो कि आपको बहुत सिंपल होता है। कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक। स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट जो कि आपका आया था, इस बार एक क्वेश्चन देखने को मिला था सेंटेंस अरेंजमेंट का आपके टेट में, तो सुपर टेट में भी देखने को मिलता है, ठीक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या ज़रूरत है? इनको रिवाइज करने की। इनको रिवाइज करना मत छोड़िए, नहीं तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर आपने 2 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए। पहला स्टेप आपने समझा कि सुपर टेट के सब्जेक्ट क्या हैं, उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी को करना है। दूसरा आपने समझा सिलेबस, हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपका थर्ड नंबर पर आता है सॉल्व पेपर। आप सभी को पता है कि प्रीवियस और ईयर क्वेश्चन पेपर हमें बताते हैं कि हमारी जो करंट में डिमांड है एग्ज़ाम की वो क्या है, ताकि हम अपनी तैयारी उसी तरीके से करें और हम जो टॉपिक ज़्यादा पूछा जा रहा है उस पर फोकस करें, उसको छोड़कर ना जाएं। तो आप करिएगा क्या कि अपने सॉल्व पेपर देखें प्रीवियस ईयर के, जिस टॉपिक से जितने आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अपने सिलेबस में मेंशन कीजिए, इस तरीके से हाईलाइट कीजिए। जैसे मैं इसको हटा देती हूँ,
मान के चलिए कि आपके सिनोनिम्स जो हैं 2 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जा रहे हैं, तो सिनोनिम्स को आपको मार्क करना है कि ये जो है आपका 2 क्वेश्चन इसमें आए हैं, यानी कि इसको हमें छोड़कर नहीं जाना है, इसको मुझे पढ़ना है अच्छे से। ये होता है आपका स्मार्ट स्टडी कि आपके सॉल्व पेपर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली वो आपको अपने जो सिलेबस है उसमें मार्क करना है। जैसे आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक से आपके हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाल विकास से प्रभावित करने वाले कारक पर आप हाईलाइट कीजिए। आप 2-4 कलर के हाईलाइटर जो हैं खरीद लीजिए, हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिए, तब आप समझ पाएंगे अंतिम तक, एग्ज़ाम की लास्ट डे तक आप समझ पाएंगे कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। होता क्या है कि हम पहले तो देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा कि इम्पॉर्टेंट था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मार्क करें। ठीक, हाईलाइटर से मार्क करके रखिए। ठीक है, ये सॉल्व पेपर हो गया। लास्ट आता है आपका नोट्स, कि सुपर टेट के लिए नोट्स कैसे बनाएं ताकि नोट्स जो हैं आपके इतने भारी भरकम ना हो कि रिवाइज ना किए जा सकें। नोट्स ऐसे हों कि हम उनको आसानी से रिवाइज कर सकें और नोट्स हमारे देखने में भी रोचक लगें, एकदम बोरिंग टाइप के ना हों। तो इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो अलग से बनाऊंगी, तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। उसमें मैं बताऊंगी किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नोट्स किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर तो आपने समझा कि आपका जो है सुपर टेट की सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, सॉल्व पेपर्स के बारे में और नोट्स के बारे में। अब आता है आपका कि सुपर टेट की चयन प्रक्रिया क्या है। ठीक, कि सुपर टेट की चयन प्रक्रिया मतलब होता है कि आपको सुपर टेट में कितने मार्क्स चाहिए हैं। ठीक, तो सुपर टेट में आपको कितने मार्क्स चाहिए हैं ये आप जानेंगे। सुपर टेट की चयन प्रक्रिया का प्रोसेस ये होता है कि आपके एकेडमिक का 40% लगता है और सुपर टेट का 60% लगता है। एकेडमिक यहाँ पर ये डैश है, ये यहाँ पर बॉक्स नहीं है। जैसे मैं वर्ड पर ले जाती हूँ तो कुछ चीज़ें अपने आप ऑटो करेक्ट हो जाती हैं, ये आपका डैश है। ठीक, जैसे आपके हाई स्कूल का 10% लगता है। मैं आपको मेरा खुद का एग्जाम्पल सेट करके बताती हूँ कि किस तरीके से आपकी अंतिम में मेरिट बनेगी। ठीक, 10%, जैसे मेरा हाई स्कूल में 83% है। ठीक, 83% है, यानी कि इसका 10% लगेगा। 10% आप समझ सकते हैं कि 10% कितना होगा, मेरा 8.3% होगा। ठीक, तो 8.3 जो मार्क्स हैं मेरे, 8.3 मार्क्स मेरी मेरिट में जुड़ेंगे। फिर इंटरमीडिएट की बात आती है, जैसे मेरे इंटरमीडिएट में 88% है, तो 88% का 10% जब आप लेंगे तो कितना बनेगा, 8.8 मार्क्स जो हैं आपके ऐड होंगे। फिर आता है आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में मेरा 75.4 करके कुछ है, तो मेरा 75.4 करके कुछ है, तो इसका 10% जब जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं कितना बनेगा, मेरा बनेगा 7.54। इतने मार्क्स मेरे जो हैं मेरी ग्रेजुएशन के जुड़ेंगे। फिर आता है आपका शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है आपका जो आपने DLED किया है या BTC किया है उसका 10%, जो भी आपने किया हो, या आपने B.Ed किया हो, BTC किया हो, या फिर आपने DLED किया हो। जैसे मैंने DLED किया है तो मेरा 90% है। ठीक, तो 90% का जब 10% आपको निकालना होगा तो कितना बनेगा, टोटल 9 मार्क्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपके जो परसेंट है वो जुड़ेगा लास्ट में। तो ये कुछ मिलाकर आपके जो है 40% आपके एकेडमिक का जुड़ता है। तो आपने देख लिया 40% किस तरीके से जुड़ता है। फिर आता है आपका STET के, जो भी आपने STET में मार्क्स गेन किए हुए हैं उसके 60%। कोई भी एग्ज़ाम होता है, मैं आपको समझाती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो वो 100% का माना जाता है। जैसे 100% का मतलब है आपका यहाँ पर 150 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर 150 मार्क्स का होना है ना आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपकी 40% तो आपके एकेडमिक का जुड़ेगा। 40% में आता है आपका इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, आपके ग्रेजुएशन का, और साथ ही साथ आपकी जो आपने BTC DLED जो भी किया है उसका। 60% आपके वो मार्क्स हैं जो आप STET में आगे गेन करेंगे। मतलब आपका जो अगला कदम है वो अगला कदम बहुत बड़ा कदम है, जिसमें आपको 60% मार्क्स जो हैं आपके जुड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं 60%। आपकी जो जनरल की कट ऑफ होती है वो कितनी होती है, 45% मार्क्स चाहिए पड़ते हैं जनरल कैटेगरी वालों को। ये बॉक्स नहीं है, ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ये डैश है। ठीक, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों को 45% मार्क्स चाहिए पड़ते हैं। 45% का मतलब है कि 150 का 45% मार्क्स जो हैं सुपर टेट में आपकी जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए पड़ते हैं। तो आपके जो हैं 67 मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चाहिए हैं। वहीं OBC SC ST वालों को 150 जो मार्क्स हैं, 150 मार्क्स का 40% चाहिए पड़ता, 40% चाहिए पड़ता, यानी कि 60 मार्क्स चाहिए पड़ते 150 में से।
150 में से 60 मार्क्स आने पर एस्टेट में क्वालिफाई माना जाता है। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बट किंतु परंतु सारे जोड़ लीजिए, आपके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से यहाँ पर कुछ नहीं होता है। यदि आप 150 में से जनरल कैटेगरी वाले 67 मार्क्स ले आए और ओबीसी SC ST वाले 150 में से 60 मार्क्स ले आए, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्राथमिक शिक्षक बना दिया जाएगा। नहीं, आपकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जब आपकी मेरिट बनती है तो उसमें आपके 40% जो मार्क्स आपके एकेडमिक के जुड़ते हैं, साथ ही साथ आपका 60% मार्क्स आपका एस्टेट का जुड़ता है। इस तरीके से जब ये जुड़ता है तो मेरिट बनती है। यदि आपका मेरिट में नाम आता है तब आप जाके एक प्राथमिक शिक्षक बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाए तो आप सुपर टेट में जो है हीरो बन गए, आपका वहाँ से जाके आप एक प्राथमिक शिक्षक बन जाएंगे। नहीं, आपका सारी चीज़ें देखी जाती हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है कि आपके मार्क्स जो हैं सारे चीज़ों में एवरेज होना चाहिए। जैसे आपका 10th हुआ, 12th हुआ, यदि आपका वहाँ पर ठीक नहीं है तो आप यहाँ सुपर टेट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कई लोगों का यहाँ पर 70 के लगभग होता है या 75 के लगभग होता है, यहाँ पर वो लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं 60% में। यानी कि मान के चलिए कि आपका 10th 12th में ठीक नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है, विपत्तियाँ बोलकर नहीं आती हैं, कई बार लोगों के साथ हो जाता है। तो आपने यहाँ पर अच्छा नहीं कर पाया, मैं मानती हूँ, तो आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं ना। ये बड़ा आपका रोल प्ले करेगा 60% वाला। जैसे आपके 150 मार्क्स का होना है तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स अगर 120+ मार्क्स ले आए तो आपकी मेरिट लिस्ट में आसानी से आपका नाम आ जाएगा। यदि आपका यहाँ अच्छा नहीं है तो अगर आपका यहाँ पे भी अच्छा है तो यहाँ पे भी अच्छा लाने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर भी आप अच्छा लाइए, क्योंकि 60% मार्क्स जुड़ेंगे, 60% जुड़ेंगे तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका ऊपर नाम रहेगा। ऊपर नाम रहेगा तो आपको आपकी चॉइस से स्कूल मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपकी सारी जानकारी थी। तो यहाँ पर आपने संपूर्ण जानकारी ले ली है सुपर टेट की, कि सुपर टेट को कैसे क्वालिफाई करना है। और नेक्स्ट वीडियो होगा आपका कि कैसे नोट्स बनाए जाएँ। एंड आई होप यहाँ पर आपको वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत वैल्यू करता है ये सारी चीज़ें। आपका थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स मुझे हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ बनाऊँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज़ देखने के लिए। यदि आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपकी कोई सी भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच।